हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है कोशिका संरचना कार्य के बारे में। तो ये बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन इसको मैंने संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है। तो एक हिसाब से सेल का जो बेसिक है, जो फंडामेंटल्स है, इसको अध्ययन करने के बाद आपका वो फंडामेंटल्स क्लियर होगा। इसमें हम जानेंगे कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल्यूलोज की जो कोशिका भित्ति है वो, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिकांग, अंतः द्रव्ययी जालिका, गॉल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। तो एक्चुअली में कोशिका है क्या? तो कोशिका को अगर हम एक लाइन में परिभाषित करें तो हम कहते हैं कि जीव शरीर की क्रियात्मक, रचनात्मक एवं आनुवंशिक इकाई है। और मतलब अगर हम दूसरे शब्दों में इसको समझें तो हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं शरीर की सबसे छोटी केवल रचनात्मक इकाइयां ही नहीं होती हैं, वरन वो क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाइयां भी होती हैं। अब हम देख सकते हैं कि आकार के हिसाब से कोशिका भिन्न भिन्न हो सकती हैं। 1 माइक्रोन से लेकर के ये शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है तो उसके साइज का होता है। तो बड़ा से बड़ा अंडा उस रूप में मौजूद है। जितना अंडा सबको हम देखते हैं वो भी सेल का ही एक रूप है। अब जितना भी जीव है पृथ्वी पर, जितना भी वस्तु है, पदार्थ है, सबको हम बांटते हैं सजीव में और निर्जीव में। तो यहाँ पर जितना भी सजीव है सबका शरीर बना हुआ है कोशिका का, और जितना भी सजीव है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए, एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। तो पादप जो सेल होता है, पादप जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब प्लांट सेल में और एनिमल सेल में अंतर होता है। जो प्लांट सेल होगा वो कोशिका भित्ति से बना हुआ होता है। कोशिका भित्ति कौन चीज़ से बना हुआ होता है? तो सेल्यूलोज की भित्ति से। वहीं जंतु कोशिका कौन चीज़ से बना हुआ होता है? तो हम देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो कोशिका जो चारों ओर जिस झिल्ली से घिरी हुई होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोशिका के चारों ओर यह झिल्ली होती है। यह झिल्ली क्या होती है? तो अर्धपारगम्य होती है। अब अर्धपारगम्य होने से क्या होता है कि पदार्थ का आदान प्रदान होता है इसके। अब इसके भीतर कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है, जिसके बीच में एक बड़ा गोल केंद्रक होता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य में अनेक अंगक होते हैं जिनके भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंगक होता है। केंद्रक में अनेक रचनाएं पाई जाती हैं। केंद्रक कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता है। केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ DNA मौजूद होता है। DNA आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण में सहायक होता है। तो मौलिक रचना के आधार पर भी कोशिका 2 तरह की होती है। एक होती है यूकैरियोटिक, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। तो ये एक्चुअली में जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो मतलब पुराना कोशिकाएं होती हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम फिर से शुरू करते हैं कि कोशिका है क्या। तो कोशिका को परिभाषित किया है जीव शरीर की क्रियात्मक, रचनात्मक एवं आनुवंशिक इकाई। तो ऐसा क्यों कहा गया है? ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों है और हेरिडिटरी यूनिट भी क्यों है? तो जिस तरह से एक बड़ा इमारत होता है ना, तो उसमें ईंट से बना हुआ होता है, तो हम ईंट को क्या कहते हैं? एक यूनिट कहते हैं। तो उसी तरह से हमारा जो शरीर है वो शरीर का जो एक यूनिट है उसको हम कोशिका कहते हैं। अब ये कोशिका को हम स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और हेरिडिटरी यूनिट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इसका जो स्ट्रक्चर शरीर का बना हुआ है तो उसका सबसे मतलब जो छोटा यूनिट है ये कोशिका है। और जितना भी कार्य हम देख सकते हैं कि कोशिका में क्या सब कार्य होता है। पदार्थ का आदान प्रदान होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, और मतलब ये अनुभूति होती है। तो ये सब काम कोशिका के भीतर होता है। तो ये फंक्शनल यूनिट भी है। और कोशिका के भीतर जो DNA होता है तो वही जो गुण का वाहक होता है, इसलिए हेरिडिटरी यूनिट भी है ये। अब हर एक कोशिका जीव द्रव्य का एकमात्र टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है, जो चारों ओर एक छिद्रयुक्त चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उससे घिरा हुआ होता है। अब यह झिल्ली क्या करता है? तो यह झिल्ली कोशिका को एक आकार देता है। अब इसी झिल्ली के कारण कोशिका
अपने आसपास के दूसरी कोशिकाओं से अलग रहती हैं। इस झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य और उसके चारों ओर जो बाहरी पदार्थ होते हैं उसके पदार्थ का लेन देन होता है। हर कोशिका में स्वतंत्र रूप से उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं। उपापचयी क्रिया के लिए अंग्रेजी में शब्द है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब इसमें क्या होता है उपापचयी क्रिया में, तो इसमें अपचय भी होता है और उपचय भी होता है। अब अपचय उपचय का मतलब, इसमें निर्माणात्मक प्रक्रियाएं भी होती हैं और खंडनात्मक प्रक्रियाएं भी होती हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जीव शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई कोशिका है। अब हम समझते हैं कि ये कोशिका जीव शरीर की क्रियात्मक रचनात्मक इकाई तो है, लेकिन इसको अगर हम मतलब कट कर दें तो कैसा दिखाई देगा। तो ये इसमें एक पानी जैसा द्रव्य दिखाई देगा। तो पानी जैसा जो द्रव्य दिखाई देगा इसी को हम बोलते हैं सेल जेल या कोशिका द्रव्य। अब ये कोशिका द्रव्य में कुछ कण सब तैरता हुआ नजर आएगा। इसी कण को हम बोलते हैं कोशिकांग। कोशिकांग, ये कोशिकांग क्या होता है, इसको हम अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है ऑर्गेनेल्स। तो ये इस कोशिकांग सब क्या होता है, तो इसका अलग अलग नाम है। ये जो कण सब जैसे रिबोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और मतलब गोल्जी एपरेटस हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है कोशिकांग ही है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लेस्टिड हो गया, और मतलब रसधानी हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, तो ये सब केंद्रक हो गया। तो ये सब क्या है, सब कोशिकांग ही है। और ये जो कोशिकांग है इसका सबका अलग अलग कार्य होता है, और जितना भी जो निर्माणात्मक और खंडनात्मक प्रक्रिया है उसको हम सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ये क्रियाएं करती हैं, इसका खोज कैसे हुआ। आज हम बेसिक में इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एक वैज्ञानिक हुए थे तो उनका नाम था रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक जो है सो एक बहुत पुराने समय का और एकदम प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, बहुत डेवलप नहीं था, जिसको हम हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो वो माइक्रोस्कोप से अध्ययन कर रहे थे, वो देख रहे थे, वो कार के छोटे छोटे टुकड़ों को देख रहे थे। तो उसमें उनको कोठरी जैसा संरचना दिखाई दिया, तो मतलब रूम जैसा। तो उस कोठरी को उन्होंने कहा सेलुला, और उसी से निकला है, मतलब सेल शब्द निकला है, सेल। उसी जो कोठरी जैसा संरचना था उसी को उन्होंने सेल कहा, और तब उसी संरचना का नाम सेल पड़ा। तो सबसे पहले कोशिका का जो दर्शन करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक। अब 1673 ईस्वी में एक डच वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था एंटन वान ल्यूवेनहॉक। तो उन्होंने थोड़ा सा डेवलप माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, जो वस्तु को 300 गुना बढ़ा करके दिखा सकता था। तो इसके सहायता से ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु और डाइटम जैसे जो सूक्ष्म जीव थे, सूक्ष्म वनस्पति थे, उसको माने उन्होंने उसको देखा। तो ल्यूवेनहॉक ने क्या देखा कि जीवाणु और सूक्ष्म वनस्पतियों एवं जंतुओं को देखा। कैसे देखा, तो अपने द्वारा जो आविष्कृत उनका माइक्रोस्कोप था उससे देखा। ये जो माइक्रोस्कोप था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो आविष्कृत माइक्रोस्कोप था उसके तुलना में वो डेवलप था, और 300 गुना ज़्यादा करके देख सकता था सेल को। अब इसके बाद हम फिर आते हैं 1833 ईस्वी में। तो एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट ब्राउन, वो आर्किड्स का जो पौधा है उसके कोशिका का अध्ययन कर रहे थे। तो उसके अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने देखा कि कोशिका के भीतर एक काली बिंदु जैसी संरचना है। तो इस काली बिंदु जैसी संरचना को रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के लिए हिंदी में शब्द होता है केंद्रक। फिर 1835 ईस्वी में फेलिक्स डुजार्डिन नाम के एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कोशिका के भीतर एक तरल पदार्थ को देखा, लिक्विड जैसा पदार्थ को देखा। तो उन्होंने उसका नाम दिया सारकोड। फिर पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक आए 1840 ईस्वी में, और मतलब बान मोल 1846 ईस्वी में उन्होंने बताया कि पादप कोशिकाओं के भीतर एक जीवित दानेदार अर्धतरल। तो 1861 ईस्वी में मैक्सवेल ने बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का ही एक टुकड़ा है। और 1839 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने जंतु कोशिका की खोज की।
फिर जो स्लाइडेन नाम के वैज्ञानिक से 1839 में उनका भी अध्ययन हुआ। उन्होंने भी मतलब ये आपको कोशिका तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 1839 ईस्वी में जो थियोडोर स्वान थे, उन्होंने बताया, मैंने जंतु कोशिका की खोज की और उन्होंने अनुमान लगाया कि केंद्रक की उपस्थिति की वजह से जंतु कोशिकाएँ पादप कोशिकाएँ जैसी ही हैं। स्वान ने कहा कि कोशिका के भीतर ये बाहर भित्ति का होना ज़रूरी नहीं है, मतलब सेल जो हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति जो एक कड़े पदार्थ का बना हुआ होता है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो सेल है उसमें कोशिका भित्ति ही हो, सेल्यूलोज की जो कड़ी भित्ति ही हो। तो आप यही चीज़ है कि जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अलग करता है। जंतु कोशिका में क्या होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो कोशिका भित्ति नहीं होती है। और कोशिका भित्ति जो होता है कड़े पदार्थ का बना हुआ होता है, जिसको हम सेल्यूलोज की कड़ी भित्ति भी कहते हैं। तो फिर एक वैज्ञानिक हुए मैथियस स्लाइडेन। तो ये भी जर्मनी ही के रहने वाले थे। तो इन्होंने बताया कि मतलब कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति का जरूरी होना नहीं है, लेकिन अर्ध तरल द्रव्य के बाहर पतली झिल्ली का होना आवश्यक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैथियस स्लाइडेन जो थियोडोर स्वान का जो खोज था उसको पर उन्होंने मुहर लगा दी। और यही कारण है कि मतलब लास्ट में जो पूरा हम अभी आधुनिक जो कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका के सिद्धांत में के बारे में पढ़ते हैं, जिसको कि हम अंग्रेजी में सेल थ्योरी कहते हैं। तो इसके जो प्रतिपादन का जो श्रेय जाता है स्वान एवं स्लाइडेन को जाता है। अब हम संक्षेप में चर्चा करते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या है। तो कोशिका सिद्धांत है कि सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का या उनसे उत्पन्न रचनाओं से बना हुआ होता है। कोशिकाओं में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, मतलब वाइटल एक्टिविटीज होती हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। कोशिकाएं शरीर की आनुवांशिक इकाइयां हैं, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ कोशिकाओं के केंद्रक में मौजूद होता है। अब हम फिर चर्चा करते हैं, अभी तक जो है उतना डेवलप माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ था। तो कोशिका का जो है मोटा मोटी अध्ययन हुआ कि कोशिका जीव द्रव्य की झिल्ली से बनी हुई होती है और पादप कोशिका में सेल वॉल होता है। लेकिन मतलब अब जो अलग अलग हम देख सकते हैं कि बाद में रिसर्च के साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है या रिबोसोम है या मतलब केंद्रक है या डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, जीन है, क्रोमोनिमेटा है, इस सब के बारे में भी काफ़ी डिटेल से अध्ययन किया जा सका और वैज्ञानिक उसके बारे में जान सके। क्यों जान सके? क्योंकि एक यंत्र का आविष्कार किया था 1932 ईस्वी में एम नॉल एवं ई रुस्का नाम के वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा जिस यंत्र का आविष्कार किया गया उसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इससे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार से पहले हम किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा 2000 गुना बड़ा करके देख सकते थे। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले जो रॉबर्ट हुक था वो तो एकदम उनका जो बहुत डेवलप एकदम ही कम डेवलप माइक्रोस्कोप था। लेकिन ल्यूवन हॉक के द्वारा जो खोज हुआ माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार किया उन्होंने, तो उस आविष्कार के द्वारा किसी चीज़ को 300 गुना बढ़ा करके देखा जा सकता था। लेकिन अब तक इतना डेवलप हो गया था माइक्रोस्कोप की ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2000 गुना करके देख सकते थे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तो लगभग मतलब 2 लाख गुना बढ़ा करके हम चीज़ को देख सकते थे। यानी कि मतलब एग्जैक्ट बात करें तो 1,80,000 गुना बढ़ा करके देख सकते थे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के साथ कोशिकीय अध्ययन में बहुत ही माइलस्टोन साबित हुआ और बहुत बारीकी से हम इसका अध्ययन कर सके और बहुत जो रहस्य की बातें थे उससे हम लोग इससे अवगत हो सके थे। और जो हमारा कोशिकांग सब है, ऑर्गेनल्स है, इस सब के बारे में भी हमको डिटेल से जानकारी मिली। और फिर हम देख सकते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका धरातल या कोशिका द्रव्य या केंद्रक उसका अलग से अध्ययन हुआ। और जो जंतु कोशिका है उसके बारे में भी बहुत सारी बातों की जानकारी मिली।